हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आज आप लोगों के लिए क्लास 10th से लेकर के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए। आप सभी लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इमली में बेटा कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सभी जानते हैं। आपका अगला प्रश्न है बेटा, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। तो कीटोन के अंत में ओन प्रत्यय लगाया जाता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन खाली स्थान में होता है। तो नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन बेटा वृषण में होता है। अगला प्रश्न है, कार्य की दर खाली स्थान कहलाती है। कार्य की दर खाली स्थान कहलाती है। तो कार्य का फार्मूला क्या होता है। कार्य की दर P बराबर बेटा फार्मूला होता है W/T, यानी अंश में है कार्य और बटे में है टाइम यानी दर। P बराबर W/T। तो ये किसको प्रदर्शित करता है, शक्ति को। तो कार्य की दर शक्ति कहलाती है। आपका राइट आंसर होगा बेटा शक्ति। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर खाली स्थान और खाली स्थान का मिश्रण है। तो बेटा बेकिंग पाउडर जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो आपका राइट आंसर सी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, खाली स्थान कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो आपका राइट आंसर है बेटा सुबेरीन। पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। जैसे देखा होगा सनफ्लावर, सूरजमुखी का पौधा तो सूर्य की ओर मुड़ जाता है। तो आपका राइट आंसर बेटा पाया जाता है उसमें ऑक्सिन। अगला प्रश्न है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड खाली स्थान के साथ क्रिया करता है। तो साधारण नमक का निर्माण करने के लिए बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अपक्रिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा आपका क्या है, एक क्षार है। जब क्षार की क्रिया हम अम्ल से कराते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। अर्थात जब हम NaOH की क्रिया जब HCl से कराते हैं तो NaCl का निर्माण होता है और जल बनता है। तो हमारा राइट आंसर होगा बेटा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करेंगे तो साधारण नमक का निर्माण होगा। अगला प्रश्न है बेटा, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। तो परमाणु क्रमांक 57 वाला जो तत्व है लैंथेनम कहते हैं उसे, वो D ब्लॉक से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है बेटा, कार्य शून्य की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण, यानी कह रहा है कि कार्य और विस्थापन, कार्य शून्य की स्थिति में विस्थापन और बल के बीच लगाया गया कोण आपका होगा बेटा 90 डिग्री। क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं कि W बराबर होता है FD cos थीटा। यदि थीटा की वैल्यू 90 होगी तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो W बराबर F/D गुणा 0। तो कार्य उस समय हो जाएगा बेटा शून्य। कार्य शून्य कब होगा, जब विस्थापन और बल के बीच कोण कितना बनेगा 90 डिग्री। क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन गुणे कॉस थीटा, यानी W बराबर FD कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। अगला प्रश्न है बेटा, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं।
जब विस्फोट होता है सेल का तो उसके जो टुकड़े होते हैं अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थितियों में क्या संरक्षित रहता है? तो बेटा टुकड़े कहीं भी जाएं संवेग उसका क्या हो जाएगा? संरक्षित रहेगा। संवेग बराबर संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग P बराबर m/v। तो संवेग बेटा संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति होगी। तो बेटा देखिए तरंग को आवृत्ति को f से लिखते हैं यानी फ्रीक्वेंसी बराबर फार्मूला होता है वाइब्रेशन अपॉन टाइम। तो वाइब्रेशन आपका दिया है यानी कंपनों की संख्या बेटा 40 और टाइम दिया है 2.5 सेकंड। जब हम डेसिमल हटाएंगे तो अंश में 0 बढ़ेगा तो 25 अट्ठे बेटा होता है 400 यानी हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आवृत्ति 8 हर्ट्ज। कितना आएगी बेटा? 8 हर्ट्ज। तो हमारा राइट आंसर होगा 8 हर्ट्ज। फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी बराबर वाइब्रेशन अपॉन टाइम। फार्मूला होता है बेटा फ्रीक्वेंसी बराबर वाइब्रेशन अपॉन टाइम। वाइब्रेशन है 40 कंपन बटे टाइम है 2.5 सेकंड, दशमलव काट के 0 बढ़ाएंगे तो 25 अट्ठे 200। तो आएगा राइट आंसर 8 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है बेटा समूह खाली स्थान में निष्क्रिय गैसें होती हैं। तो 7वें समूह में, 18वें समूह में, पहले समूह में और 17वें समूह। तो सभी निष्क्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया है जिन्हें शून्य समूह या अक्रिय तत्व कहा जाता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडॉन, जिन्हें 18वें समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न है बेटा रेडियो एक्टिव नोबेल गैस कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा OG, ऑगेंसन। नाम होता है ऑगेंसन, प्रतीक होता है OG। नोबेल रेडियो एक्टिव गैस कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है बेटा आपका पहाड़ से गिर रही वस्तु में होती है। तो जब पहाड़ से कोई वस्तु गिर रही है तो उसमें क्या होती है? गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। यदि गतिज और स्थितिज ऊर्जा बेटा ऑप्शन में नहीं होगा तो वहाँ पर ऑप्शन में होगा यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। अगला प्रश्न है बेटा निम्नलिखित में कौन सा एक लचीला और कोमल है? तो आपका राइट आंसर होगा तांबा। अगला प्रश्न है बेटा तांबे का रंग उड़ जाता है। तांबे का रंग किसके कारण उड़ जाता है? तो आपका है ऑप्शन H2S के कारण। किसके कारण? H2S। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे खाली स्थान भरी होती है। तो राइट आंसर आपको होना चाहिए आर्गन, लेकिन ऑप्शन में तो आर्गन है नहीं, तो आपका राइट आंसर होगा बेटा नाइट्रोजन। यदि पूछता कि ट्यूबलाइट में कौन सी अक्रिय गैस भरी होती है तो ट्यूबलाइट में बेटा नियॉन गैस भरी होती है और विद्युत बल्ब में सामान्यतः आर्गन गैस भरी होती है, लेकिन यहाँ पर आर्गन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आपका राइट आंसर नाइट्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है तो चौथे सेकंड में तय की गई दूरी खाली स्थान होगी। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बेटा निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा बेटा जाइलम। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है, यानी हैलोजन तत्वों को किस समूह में रखा गया? तो 17वें समूह में रखा गया। कौन कौन से हैलोजन तत्व हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेंटिन। अगला प्रश्न है बेटा दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा खाली स्थान होगी, यानी विद्युत धारा हमें निकालना है
तो सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे बेटा। R बराबर R1 प्लस R2, तो R1 बराबर है 10 ओम, R2 बराबर है बेटा 20 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा 30 ओम। R की वैल्यू आ गया 30 ओम। और हमें धारा निकालना है, हम फार्मूला जानते हैं V प्रोपोर्शनल I, तो फार्मूला होता है V बराबर IR, V बराबर IR। तो हम यूज करेंगे I बराबर V बराबर IR, तो I बराबर V अपान R। तो V है बेटा 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, टोटल रेजिस्टेंस है 30, तो 6 पंचे 30, तो 1/5 यानी 0.2 आपका आंसर होगा, यानी 0.2 एम्पियर धारा आएगी, 0.2 एम्पियर। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है बेटा, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, तो वस्तु का संपूर्ण भार जो कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। किसका केंद्र होता है वो? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन खाली स्थान में होता है, तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बेटा, दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की उच्चतम सांद्रता है। 4.7, 8.0, 2.4, 10.1। तो बेटा जिस का पीएच मान अधिक न्यूनतम होगा वही विलयन अम्लीय होगा। तो अम्लीय होने के लिए पीएच मान न्यूनतम होना चाहिए। जिसका पीएच मान न्यूनतम होगा उसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिकतम होगी, इसलिए आपका राइट आंसर होगा 2.4। ये अम्लीय विलयन है, तो अम्लीय विलयन में पीएच हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है बेटा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है, तो आपका राइट आंसर होगा 1/6 गुना। निम्न में से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, तो आपका राइट आंसर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को अलावा जिप्सम, वाशिंग सोडा और कॉपर सल्फेट ये जल से क्रिया करके क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि बेकिंग सोडा क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित नहीं होता। अगला प्रश्न है, रासायनिक अपक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो आपका राइट आंसर होगा ए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो युवावस्था में बच्चों में जो युवावस्था होती है उस समय लड़कों में पाया जाने वाला हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था, तो परमाणु संख्या के आधार पर बेटा तत्वों को वर्गीकृत किया था, वैज्ञानिक का नाम है हेनरी मोजले ने। किसने वर्गीकृत किया? हेनरी मोजले। अगला प्रश्न है बेटा, यदि दो असमान द्रव्यमान से समान गति ऊर्जा होती तो भारी द्रव्यमान होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा होता है, काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर होता है 1/2 mv²। तो कह रहा दो द्रव्यमान है तो पहले का m1 मान लेंगे, तो दूसरे का लिए हो जाएगा के ई बराबर 1/2 m2v²। तो कह रहा है जिसका द्रव्यमान भारी द्रव्यमान होगा, अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो उसकी गति कम हो जाएगी, यानी आपका राइट आंसर होगा कम गति। अगला प्रश्न है बेटा, 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊष्मा की यूनिट क्या होगी? तो बेटा होता है P बराबर W/T।
टी फार्मूला होता है। और सभी जानते हो कार्य ही ऊर्जा है, तो डब्लू के स्थान पर हम ई का प्रयोग कर सकते हैं, यानी पी बराबर ई बाई टी। तो पी का मान बेटा दिया है उसने 120 वाट, और हमसे ऊर्जा पूछा है ई, और टाइम बेटा दिया है आपका 8 घंटे। तो मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो 12 अट्ठे 96, यानी 960 वाट। 960 वाट। अब इसमें 960 ऑप्शन में नहीं है, 0.6 है, तो इसे हम क्या करेंगे, किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 अंक बाद दशमलव लगेगा 0.96। तो आपका राइट आंसर बेटा होगा 0.96 यूनिट। अगला प्रश्न है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, तो CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर ए। एक 40 किलोग्राम भार की लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर की ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? तो बेटा शक्ति पूछा है इसने, क्या पूछा है? शक्ति। तो शक्ति निकालने से पहले शक्ति P बराबर बेटा होता है W/T। P बराबर W/T। तो W/T निकालने से पहले हम निकालेंगे W बराबर mgh। पहले हम कार्य निकालेंगे बेटा। तो m यहाँ पर दिया है 40, और g की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल होता है 10 मीटर पर सेकंड। तो 40 गुणे 10 और गुणा में h, ऊंचाई दिया है 5 मीटर, तो यहाँ पर रख देंगे 5, तो हो जाएगा 5 चौको 20, यानी 2000 आएगा। 5 चौको 20, 40 गुणे 10 गुणे 5 करोगे तो कार्य आ जाएगा बेटा W बराबर आ जाएगा 2000। तो हो जाएगा P बराबर 2000, और टाइम बेटा दिया है 4 सेकंड। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 पंचे 20, यानी आएगा 500 वाट। 500 वाट, तो आपका राइट आंसर होगा 500 वाट। तो बेटा समझ में आया होगा। पहले हम लगाएंगे W बराबर mgh, फार्मूला लगाएंगे W बराबर mgh, तो यहाँ से हम W निकालेंगे जो आएगा 2000। फिर उसके बाद टाइम दिया है 4 सेकंड, फिर हम लगाएंगे फार्मूला P बराबर W/T, तो यहाँ से आ जाएगा हमारी शक्ति निकल के आएगी 500 वाट। अगला प्रश्न है बेटा, 5 से 8% एसिटिक अम्ल, 5 से 8% एसिटिक अम्ल को कहा जाता है सिरका, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, एस्टर, इथेनॉल। तो 5 से 8% एसिटिक अम्ल को बेटा सिरका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रवणीय रेंज से नीचे, यानी सुनने की क्षमता से नीचे जो रेंज होती है आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंग को कहा जाता है, तो इंफ्रासोनिक। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो झुकती है, यानी जब विरल माध्यम से कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाती है तो सभी जानते हो अभिलंब की ओर झुकती है, और उसका वेग भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आंसर होगा सामान्य की ओर, और गति धीमी हो जाती है। तो आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, सामान्य की ओर और गति धीमी होती है। अगला प्रश्न है बेटा, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान को तेजी प्रदान करता है, तो आपका राइट आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है बेटा एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो एथेनॉल के ऑक्सीकरण से बेटा प्राप्त होता है एथेनोइक अम्ल, यानी एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक बनता है, तो एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा बेटा, एथेनोइक अम्ल। मीथेन कामा अमोनिया कामा जल, तीनों में कौन सा संकरण पाया जाता है, तो बेटा सभी जानते हैं तीनों में sp3 संकरण पाया जाता है।
H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? H2S2O8 को बेटा मार्शल अम्ल कहा जाता है। इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है। अगला प्रश्न है, साधारण ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो सामान्य ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था बेटा -2 होती है। अगला प्रश्न है, OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो बेटा ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। अगला प्रश्न है, पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। अगला प्रश्न है, सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो 1/2 होती है बेटा, प्लस का 1/2 सुपर ऑक्साइड में। अगला है, KO2 में पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था बेटा यहाँ पर होगी +2। पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? +2। अगला प्रश्न है बेटा, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किस रसायन का निर्माण किया गया था? तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया? यूरिया का निर्माण किया गया। तो बेटा आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। आप सभी लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, जिससे हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते रहें। जय हिंद, जय भारत।